पिछली बार हमने गुप्त वंश की नींव रखी थी और समुद्रगुप्त के साथ पूरे भारत में एक तरह से विजय पताका फहराई थी। आज उस कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। बिल्कुल। आज हम उस दौर की गहराई में उतरेंगे जब गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा, जहां से उसने कला, विज्ञान और संस्कृति की ऐसी ऊंचाइयां छुईं जो आज भी हमें हैरान करती हैं। लेकिन जैसा कि होता है, शिखर पर पहुंचने के बाद ढलान भी आती है। तो हम उस शिखर, स्थिरता के उस लंबे दौर और फिर उस ढलान के कारणों की भी पड़ताल करेंगे। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इस साम्राज्य को स्वर्ण युग का खिताब कैसे दिलाया, उनके बेटे कुमारगुप्त ने 40 साल तक इस विरासत को कैसे संभाला, और फिर स्कंदगुप्त, जिसे साम्राज्य का रक्षक कहा जाता है, उसने इसे बचाने के लिए क्या कुछ दांव पर लगा दिया। और अंत में वो कौन सी दरारें थीं जिन्होंने इस मजबूत इमारत को गिरा दिया। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद एक छोटा सा कुछ विवादों से भरा दौर आता है रामगुप्त का, लेकिन असल कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त द्वितीय से। उन्हें कई उपाधियां मिली, विक्रमादित्य, सकारी, परम भागवत। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द थे या उनके पूरे शासनकाल का एक ब्लूप्रिंट था? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ उपाधियां नहीं थीं, बल्कि एक तरह से उनका मिशन स्टेटमेंट था। विक्रमादित्य यानी पराक्रम का सूर्य, ये उनकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं अपने पिता की तरह ही शक्तिशाली हूँ। अच्छा। परम भागवत ये दिखाता है कि वो वैष्णव धर्म को मानते थे, और ये सिर्फ उनकी निजी आस्था नहीं थी, बल्कि इसे राजकीय धर्म बनाकर उन्होंने साम्राज्य को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोने की कोशिश की। हाँ। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प है सकारी। शकों का नाश करने वाला, ये तो सीधा सीधा एक सैन्य ऐलान लगता है। बिल्कुल, और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनी। लेकिन उस उपलब्धि तक पहुंचने का रास्ता बड़ा ही कूटनीतिक था। उन्होंने सिर्फ तलवार पर भरोसा नहीं किया। मतलब उन्होंने युद्ध से पहले कूटनीति का इस्तेमाल किया, और वो भी वैवाहिक संबंधों के जरिए। हाँ, उनके वैवाहिक संबंध वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। रणनीति नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने 3 शादियां की जो 3 अलग अलग दिशाओं में उनके प्रभाव का जाल बुन रही थीं। पहली, नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से। इससे गंगा यमुना का जो दिल का इलाका था, वहां उनकी पकड़ पत्थर की लकीर हो गई। दूसरी, और ये सबसे जरूरी थी, अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी दक्कन के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से करवाई। ये अहम क्यों था? क्योंकि वाकाटक राज्य उनके और उनके दुश्मन शकों के बीच में था। हाँ। एक बफर स्टेट की तरह। आपने सही पकड़ा, वो सिर्फ बफर स्टेट नहीं था, बल्कि शकों के खिलाफ भविष्य में होने वाले हमले के लिए एक लॉन्च पैड भी था। और देखिए किस्मत, कुछ ही समय बाद राजा रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। ओहो। और प्रभावती गुप्त अपने छोटे बेटों के नाम पर राज करने लगी। दक्कन का पूरा वाकाटक साम्राज्य अब अप्रत्यक्ष रूप से पाटलिपुत्र से कंट्रोल हो रहा था। लेकिन इस तरह का रिमोट कंट्रोल वाला शासन क्या हमेशा कामयाब होता है? इतिहास में तो ऐसी रणनीतियां उल्टी भी पड़ी हैं। यहाँ ये कामयाब हुई क्योंकि प्रभावती गुप्त एक गुप्त राजकुमारी थी और अपने पिता के प्रति वफादार रहीं। इस एक शादी ने उन्हें दक्षिण की राजनीति में एक मजबूत खिलाड़ी बना दिया, और फिर उन्होंने दक्षिण के ही कदम वंश में भी वैवाहिक संबंध बनाए। अच्छा। तो अब तस्वीर देखिए, उत्तर में वो खुद मजबूत हैं और दक्कन में उनके सहयोगी शक चारों तरफ से घिर चुके थे। तो इस कूटनीतिक शतरंज के बाद आखिरी चाल तो मैदानी जंग में ही चली जानी थी। यहीं से सकारी की कहानी शुरू होती है ना? बिल्कुल। अब हमला करने का सही समय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत पर हमला किया और शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को हराकर शकों के लगभग 400 साल पुराने राज को खत्म कर दिया। 400 साल, ये तो बहुत लंबा समय। बहुत लंबा। और इस जीत का आर्थिक नतीजा जबरदस्त था। साम्राज्य की सीमाएं अब सीधे अरब सागर से जा मिली। तो मतलब भड़ोच और सुपारा जैसे बंदरगाह? हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गेटवे थे, अब गुप्तों के हाथ में थे। मिस्र, रोम और दूसरे पश्चिमी देशों से व्यापार कई गुना बढ़ गया और साम्राज्य में सोने चांदी की बारिश होने लगी। और दिल्ली में जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, उस पर भी एक राजा चंद्र की विजयों का जिक्र है, वंग और वहलीक पर जीत। क्या ये वही चंद्रगुप्त है? ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं। वंग यानी बंगाल के राजाओं के एक गुट को हराना,
और वाहलीक यानी आज के अफगानिस्तान के बाल्क इलाके तक पहुंचने का मतलब है कि उनके सैन्य अभियान पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक फैले हुए थे। लेकिन चंद्रगुप्त की महानता सिर्फ लड़ाइयों में नहीं थी। आप उनके दरबार के नवरत्नों की बात कर रही हैं। कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ये सब बड़े नाम हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ राजा का शौक था या कोई सोची समझी नीति थी? क्या उस दौर में ज्ञान को एक तरह की सॉफ्ट पावर माना जाता था जिससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ती थी? निश्चित रूप से ये एक नीति थी। अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को उन्होंने सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं बल्कि भारत का बौद्धिक और सांस्कृतिक कैपिटल बना दिया। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचना से भारतीय साहित्य को दुनिया के मंच पर रख रहे थे। और वराहमिहिर खगोल विज्ञान में? हाँ, वो ऐसे सूत्र दे रहे थे जो सदियों तक इस्तेमाल हुए। अमर सिंह अमरकोश जैसा शब्दकोश लिख रहे थे। ये सिर्फ विद्वानों का जमावड़ा नहीं था, ये दुनिया को एक संदेश था कि गुप्त साम्राज्य सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी केंद्र है। और इसी दौर में एक चीनी यात्री फाहियान भी यहाँ आया। एक बाहरी आदमी की आंखों से ये स्वर्ण युग कैसा दिख रहा था? फाहियान का यात्रा वृतांत कमाल का है। वो राजा का नाम तो नहीं लेता, पर लिखता है कि प्रशासन इतना शानदार है कि लोगों को अपने घर पर ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, टैक्स बहुत कम है और अपराध इतने कम है कि मृत्यु दंड जैसी सजा की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। वो जब पाटलिपुत्र का राजमहल देखता है तो दंग रह जाता है और लिखता है इसे इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया होगा। ये किसी दरबारी कवि की तारीफ नहीं, एक विदेशी यात्री का आंखों देखा हाल है। और मेहरौली का वो लौह स्तंभ 1600 साल बाद भी उस पर जंग ना लगना आज भी एक रहस्य है। और यही उस युग की खामोश कहानी कहता है। ये दिखाता है कि उस दौर में धातु कर्म यानी मेटलर्जी का ज्ञान कितना उन्नत था। ये स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के युग की सैन्य, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त का 40 साल का लंबा शासन आता है। आमतौर पर इतने लंबे शासनकाल को बड़ी बड़ी विजयों से याद किया जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। और यही बात कुमारगुप्त के शासन को खास बनाती है। 40 साल तक शांति बनाए रखना शायद कई युद्ध जीतने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। उन्होंने अपने पिता से मिले विशाल साम्राज्य को न सिर्फ संभाले रखा बल्कि उसे स्थिरता भी दी। उनका दौर उस स्वर्ण युग का ठहराव था जहां समाज को फलने फूलने का भरपूर मौका मिला। लेकिन 40 साल की ये शांति क्या ये सिर्फ विरासत में मिली मजबूती का नतीजा थी या कुमारगुप्त की अपनी कोई प्रशासनिक काबिलियत थी? बात दरअसल इससे भी गहरी है। सबसे ज्यादा गुप्तकालीन अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिले हैं, जो बताता है कि उनका प्रशासन पूरे साम्राज्य में कितना मजबूत और फैला हुआ था। अच्छा। उन्होंने मयूर शैली के नए सिक्के चलाए जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित थे। इससे उनकी धार्मिक रुचि का पता चलता है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जो ये दिखाता है कि वो शांति प्रिय थे लेकिन कमजोर नहीं। पर उनकी सबसे बड़ी देन तो कुछ और ही थी। नालंदा महाविहार की स्थापना? हाँ, एक ऐसी विरासत जो आज भी भारत की पहचान है। उन्होंने एक छोटे से बौद्ध विहार की नींव रखी जो आगे चलकर दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बना। उस जमाने का ऑक्सफोर्ड, जहां चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत से हजारों छात्र पढ़ने आते थे। ये कुमारगुप्त की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बनाया जो साम्राज्य के खत्म होने के सैकड़ों साल बाद तक दुनिया को रोशनी दिखाता रहा। लेकिन एक सवाल मन में आता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कुमारगुप्त का शासन शांति का प्रतीक था, लेकिन दूसरी तरफ स्रोतों में जिक्र है कि उनके ही शासनकाल के अंत में विद्रोह और हूणों का खतरा मंडराने लगा था। तो क्या ये शांति सिर्फ एक दिखावा थी या सतह के नीचे साम्राज्य खोखला हो रहा था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शांति की इस चादर के नीचे बेचैनी सुलग रही थी। शासन के आखिरी सालों में नर्मदा घाटी के पास पुष्यमित्र नाम की एक जाति ने बड़ा विद्रोह किया। विद्रोह इतना गंभीर था कि उसे दबाने के लिए युवराज स्कंदगुप्त को खुद जाना पड़ा। और हूणों का खतरा? हाँ, उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक नया और ज्यादा भयानक खतरा दस्तक दे रहा था, हूणों का। कुमारगुप्त का लंबा शासनकाल दरअसल एक शांत समुद्र जैसा था जिसके नीचे तूफान पल रहा था। और वो तूफान स्कंदगुप्त के गद्दी पर बैठते ही साम्राज्य से आ टकराया। उन्हें गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट और भारत का रक्षक कहा जाता है।
लगता है उनका पूरा जीवन एक संघर्ष था। संघर्ष नहीं, एक महासंग्राम। स्कंदगुप्त को विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला जिसकी तिजोरी भरी थी, लेकिन जिसकी सीमाओं पर दुनिया की सबसे बर्बर ताकत श्वेत हूण दरवाजा तोड़ रही थी। ये वही हूण थे जिन्होंने यूरोप में रोमन साम्राज्य को तबाह कर दिया था। वही हूण, और अब उनकी नजर भारत पर थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिले भीतरी स्तंभ लेख में इस लड़ाई का बड़ा मार्मिक वर्णन है। हाँ, वो अभिलेख पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें लिखा है कि हूणों का आक्रमण इतना भयानक था कि उसने गुप्त कुल की लक्ष्मी को विचलित कर दिया था। ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने कई रातें जमीन पर सोकर बिताई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हूणों को ऐसी करारी हार दी कि वो अगले 50 सालों तक भारत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सके। ये जीत सिर्फ एक साम्राज्य की जीत नहीं थी, ये भारतीय सभ्यता की जीत थी। युद्ध के मैदान के स्नायक की एक दूसरी तस्वीर हमें गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है, सुदर्शन झील वाली घटना। और वही तस्वीर स्कंदगुप्त को एक महान शासक बनाती है। भारी बारिश से गिरनार की सुदर्शन झील का बांध टूट गया, प्रजा में हाहाकार मच गया। स्कंदगुप्त उस समय हूणों से लड़ने में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने फौरन अपने गवर्नर पर्णदत्त को हुक्म दिया कि खजाने की परवाह किए बिना जैसे भी हो इस बांध को फिर से बनाया जाए। ये दिखाता है कि वो एक योद्धा होने के साथ साथ एक प्रजापालक राजा भी थे। बिल्कुल। यहाँ एक विरोधाभास दिखता है। एक तरफ इतनी बड़ी सैन्य जीत, प्रजा के लिए इतने बड़े काम, और दूसरी तरफ स्रोतों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। ऐसा कैसे? यही तो त्रासदी है। स्कंदगुप्त के सोने के सिक्कों में मिलावट मिलने लगती है। यानी सिक्के का वजन तो वही है, पर उसमें सोने की मात्रा कम कर दी गई है। इसे कहते हैं करेंसी का डिबेसमेंट। अच्छा। ये इस बात का साफ संकेत है कि हूणों के साथ लगातार चल रहे युद्धों ने शाही खजाने को खाली कर दिया था। इसे ऐसे समझिए कि कोई आपको सोने का बिस्कुट दे, पर उसमें सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हो। बाहर से सब शाही लग रहा था, पर अंदर से साम्राज्य आर्थिक रूप से खोखला हो रहा था। तो स्कंदगुप्त के बाद इस महान साम्राज्य का पतन इतनी तेजी से क्यों हुआ? उन्होंने तो सबसे बड़े खतरे को टाल दिया था। उन्होंने तूफान को तो रोक दिया था, लेकिन जहाज में सुराख हो चुके थे। स्कंदगुप्त के बाद कोई भी उत्तराधिकारी उनके जैसा मजबूत और काबिल नहीं हुआ। पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, बुद्धगुप्त, ये सब कमजोर शासक थे जो आंतरिक झगड़ों और साजिशों में ही उलझे रहे। नरसिंहगुप्त ने हूण राजा मेहिरकुल को हराया भी तो था। आते गुप्त साम्राज्य मगध के आसपास एक छोटे से इलाके में सिमट कर रह गया था। किसी भी बड़े साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण नहीं होता, कई चीजें एक साथ गलत होती हैं। तो अगर हमें गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों को समझना हो तो वो क्या होंगे? अगर आपको इनमें से किसी एक को सबसे बड़ा विलन चुनना हो तो वो कौन होगा? हूण, अंदर के सामंत, या खाली होती तिजोरी? ये एक मुश्किल चुनाव है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हूणों का लगातार हमला बाहरी विलन था जिसने साम्राज्य की ताकत को चूस लिया, लेकिन असली विलन शायद अंदर ही पल रहा था, सामंतवाद का उदय। ये व्यवस्था कैसे पतन का कारण बनी? इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार ने अपने गवर्नरों को सैलरी देने की बजाय कहा, आप इस जिले से टैक्स वसूलिए, अपना खर्चा निकालिए, अपनी छोटी मोटी फौज रखिए और बस हमें रिपोर्ट करते रहिए। शुरू में तो सब ठीक था, पर जैसे ही पाटलिपुत्र में बैठे राजा कमजोर हुए, इन शक्तिशाली गवर्नरों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बिल्कुल। मालवा में यशोधर्मन, कन्नौज में मौखरी, ये सब पहले गुप्तों के ही सामंत थे जो अब स्वतंत्र राजा बन बैठे। साम्राज्य अंदर से टूटकर बिखर गया। और आर्थिक संकट ने इस आग में घी का काम किया होगा? निश्चित रूप से। रोमन साम्राज्य के पतन से पश्चिमी व्यापार पहले ही कम हो गया था। जो बचा खुचा रेशम मार्ग का व्यापार था, उस पर हूणों ने कब्जा कर लिया। जब पैसा आना बंद हो गया तो शहर उजड़ने लगे, सेना कमजोर होने लगी और सोने के सिक्कों में मिलावट करनी पड़ी। ये एक चक्रव्यूह था जिससे निकलना नामुमकिन हो गया। कुछ इतिहासकार बौद्ध धर्म के अहिंसक प्रभाव को भी एक कारण मानते हैं। हाँ, एक दृष्टिकोण ये भी है कि बाद के राजाओं की अहिंसक नीति ने उनकी लड़ने की इच्छा को कम कर दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति और संस्कृति के शिखर पर पहुंचा। कुमारगुप्त के समय में उसने स्थिरता का एक लंबा दौर देखा, और स्कंदगुप्त ने एक दीवार की तरह आखिरी दम तक उसे बचाने की कोशिश की। और अंत में हमने समझा कि कैसे बाहरी आक्रमण, आंतरिक विघटन और आर्थिक संकट के तिहरे प्रहार ने इस महान साम्राज्य को इतिहास बना दिया। गुप्तों का पतन
प्राचीन भारत के एक युग का अंत था। इसके बाद देश एक बार फिर छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और अगले कई सौ सालों तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने एक साम्राज्य के बनने और बिखरने की कहानी सुनी, पर गुप्तों की असली विरासत क्या है? शकों पर उनकी विजय या मेहरुली का वो स्तंभ जो आज भी जंग को हरा रहा है? समुद्रगुप्त की दिग्विजय या कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम? जब हम किसी साम्राज्य को उसकी जीती हुई लड़ाइयों के बजाय उसके बनाए हुए ज्ञान और कला से तौलते हैं, तो क्या महानता की हमारी परिभाषा बदलनी जाती? इस पर जरूर सोचिए।